in our today's class, let me see. Okay. Okay. So in our today's class, we are going ahead with our new chapter, that is organizing of data. और ये जो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा जो है बेटा, ये समझने के लिए अगर आपने कलेक्शन ऑफ डाटा चैप्टर पढ़ा है तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कलेक्शन के तुरंत बाद का जो स्टेप होता है वो ऑर्गेनाइजिंग यानी ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा जो होता है वहां से रिलेटेड। अब यार लॉजिकल बात यहाँ पर ये चीज की है कि जो भी ऑर्गेनाइजिंग की बात की जा रही है, ये ऑर्गेनाइजिंग को अगर आप ऐसे समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसको आप ऑर्गेनाइजिंग नहीं समझ के आप इसको क्लासिफिकेशन समझ लीजिए, इट विल बी मोर बेटर फॉर। तो ना अपन क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, इट विल बी मोर बेटर फॉर यू, समझने में आसानी होगा कि ऑर्गेनाइजिंग ऑफ जो डाटा है उसका मतलब अपन बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। यानी जो डाटा हमने कलेक्ट करके लाया स्टेप नंबर 1 में, जिसमें हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था सर हमने कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ा था, हमने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ डेटा, हमने कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ा। इस कलेक्शन के बाद ये जब कलेक्शन करके लेके आए ना सर, जहां से जो मिल रहा था उठाते जा रहे थे और लेके आते जा रहे थे। यानी जब भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे थे, जहां से जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा था हम उसको कलेक्ट करिए उठा के लेके आए। लेकिन उसको लाने के बाद ये बहुत जरूरी बन जाता है कि उसको छांटें, उसको एक बार रिव्यू करें। वो इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट करके लाया उसको एक बार रिव्यू करें, और रिव्यू करने के बाद हम ये देखें कि उस इंफॉर्मेशन से कौन सी चीज हमारे लाइक की है, कौन सी चीज हमारे लाइक की नहीं है। उसको अपन क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। जो चीज हमारे लाइक की नहीं है उसको हटा देंगे, ताकि हमारे स्टडी के दौरान वो चीजें हमको कंफ्यूज ना करें। इसके अलावा ये जो कलेक्ट किए गए डाटा है सर, ये जहां तहां से उठाया हुआ है, तो इसको प्रॉपर तरीके से डिवाइड करना जरूरी है। अब ये डिवाइड कैसे करेंगे सर ये कलेक्शन के तुरंत बाद ना हमको इसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे सर? क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास में बहुत से तरीके हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन करने के लिए हम टाइम के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। टाइम के बेसिस, टाइम मतलब सर कौन से ईयर में डाटा कलेक्शन हुआ था, उस बेसिस पे अलग अलग ईयर के डाटा को टाइम वाइज डिवाइड कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला सर 2021 में या 2020 में डाटा कलेक्शन किया, तो 2020 में मैंने लिख दिया, मान लीजिए सर जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे ऐसे करके मैंने अलग अलग मंथ ले लिए, और टोटल जो डाटा मैंने कलेक्ट करके लाया था, ये टोटल डाटा है, मान लीजिए ये टोटल डेटा है। इसमें से जनवरी वाला रिलेटेड वाला डाटा कितने हैं वो यहाँ लिख दिया, फरवरी वाले रिलेटेड डाटा कितना है वो यहाँ लिख दिया, मार्च वाले डाटा कितना है वो यहाँ लिख दिया। एंड लाइकवाइज जो टोटल डेटा कलेक्शन हुई है, उस टोटल डेटा कलेक्शन को आइदर में टाइम वाइज या मंथ वाइज या ईयर वाइज अगर मैं डिवाइड करता हूं, तो ये प्रकार की क्लासिफिकेशन होगी सर। ये भी एक तरीका है क्लासिफाई करने का। या तो मैं एरिया के बेसिस पे भी अलग अलग कर सकता हूँ, एरिया के बेसिस पे भी डिवीजन कर सकता हूँ। जैसे कि मैं बोलूंगा सर संबलपुर से कितना डाटा कलेक्शन हुआ है उसको अलग करो, सर झारसुगुड़ा से कितना हुआ है डाटा वो अलग करो, ठीक है, इसको अलग करो। सर बरगढ़ से कितना डाटा कलेक्शन हुआ है उसको अलग करो। यानी टोटल डाटा में सब कुछ मिला हुआ है। हम क्वेश्चनर से डाटा कलेक्शन किए हैं या किसी भी थ्रू से, जब जिसका जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है मैंने नोट डाउन करते गया। नोट डाउन कर लेने के बाद अब घर आके बैठ गया शांति से, मेरा कलेक्शन का काम खत्म हो चुका। अब मेरे को कलेक्शन करने का टेंशन नहीं, घर में बैठ के मेरे को क्लासिफाई करना है, प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करना है, ताकि जो मैं कलेक्ट करके लाया हूँ वो प्रॉपरली डिवाइड हो जाए, मेरे आंखों के सामने प्रॉपरली एक सेट हो जाए कि भैया कौन से एरिया से क्या इंफॉर्मेशन है और उसको कैसे हम लोगों को आगे चल के एनालिसिस करना है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? टाइम के बेसिस पे हो सकता है, एरिया के बेसिस पे हो सकता है, क्वांटिटी के बेसिस पे भी हो सकता है, और उसी प्रकार से क्वालिटी मतलब कुछ एट्रीब्यूट्स के तहत भी हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आज की जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा भी बोल सकते हैं, इसमें हम लोग यही चर्चा करेंगे कि डाटा जो हम कलेक्ट करके लाए हैं वो कलेक्शन के बाद उसको अलग अलग कैसे करें, यानी डिवाइड कैसे करें, उसी को ही बोलते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। आई होप इट इज क्लियर। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटा सा इंट्रो आपको समझ में आ गया होगा, ताकि हम लोग आगे बढ़े तो आपको चीजें आसान लगे। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। चलिए,
सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि आखिर ये ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। सर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा की अगर मैं बात कर दिया ना सर, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सबसे पहली बात चीजों को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द फिगर। अब फिगर क्यों बोला जा रहा है भैया? क्योंकि यहाँ नंबर्स, कोई भी डायग्राम होगा, नंबर्स व्हाटएवर जो भी होगा, तो ये नंबर्स जो हैं इनको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर रहे हैं। क्यों अरेंज कर रहे हैं सर? आगे चल के हमको इसी नंबर के बेसिस पे एक डिसीजन लेना है। तो पहले जो कलेक्शन करके लाए सर उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना जरूरी है, ताकि 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 चीजें जो है थोड़ी अच्छी लगे, नॉर्मल हो जाए और समझने में आसानी हो। और जैसे कि मैंने ऊपर ही बता दिया था क्या सर, इसको अपन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। यानी ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा को आप अपने दिमाग में रखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के हिसाब से, और इसी बेसिस पे हम लोग आगे चल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कशन करने वाले हैं कि सर जब क्लासिफिकेशन करेंगे कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन होंगे और क्या क्या। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा मीनिंग है सर। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा का मतलब होता है सर क्लासिफिकेशन जहां पर की चीजों को प्रॉपर्ली अरेंज करके रखी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। अब इसी क्लासिफिकेशन को एक बार फिर से बता दिया, इसे प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ डेटा। ये ग्रुपिंग की बात क्यों की गई है सर? एक सिमिलर नेचर के जितने भी चीज हैं उन सबको एक एक जगह पर रख देंगे, ग्रुपिंग बना देंगे, एक एक ग्रुप बना देंगे। अब ये ग्रुप कैसे बनेगा सर? जैसे कि मैं बोला एरिया के बेसिस पे ग्रुप बना रहा हूं, संबलपुर ग्रुप, यानी संबलपुर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को यहां रखी। फिर क्या? बरगढ़ ग्रुप, बरगढ़ वालों को एक पर्टिकुलर जगह में रखेंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए मैंने बोला कि नहीं सर एरिया वाइज नहीं करके थोड़ा और छोटा करते हैं, स्कूल वाइज करते हैं, स्कूल वाइज डेटा रखते हैं। तो भैया स्कूल वाइज स्कूल का डाटा बना लो भैया। तो अपने वैदिक का है तो वैदिक के ग्रुप, वैदिक ग्रुप। इसके अलावा संबलपुर में और भी अदर स्कूल है, जैसे अगर विकास है तो विकास ग्रुप। मैंने डाटा कलेक्शन करने निकला था, उससे आगे चलेंगे तो सेवन भी है सर, सेवन ग्रुप। यानी डेटा जो मैंने कलेक्ट करके लाया है वो सब मिला हुआ है, इसमें सब कुछ मिले हुए हैं, वैदिक के भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले हुए हैं, विकास के भी मिले हुए हैं, सेवन के सबके मिले हुए हैं। मैं क्या कर रहा हूँ सर, इन्हीं को अब अलग अलग कर रहा हूँ, इन सभी को अलग अलग कर रहा हूँ और उनके रेस्पेक्टिव जगहों के हिसाब से उनको मैं सेग्रीगेट कर रहा हूँ, एक एक ग्रुप बना रहा हूँ। तो दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑल अबाउट। क्लासिफिकेशन में हम लोग करते क्या है सर, एक सिमिलर नेचर के डेटा को, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने वाले डेटा को हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं अपन क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ग्रुप कैसे बना रहे समझ में आ रहा है सर? ग्रुप जो है एरिया के बेसिस पे बनाया जा सकता है, टाइम के बेसिस पे भी बनाया जा सकता है ना। और आगे चल के हम ये भी डिस्कशन करेंगे सर वो कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जहां पर कि अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखते हैं, नेक्स्ट का टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सर, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन बेटा, क्योंकि ये आई थिंक मेरे को बताना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि कई हद तक ये बहुत जरूरी हो जाता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन करने का मकसद क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। मकसद, मकसद मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस क्लासिफिकेशन। आई थिंक ये मैं तो स्टार्टिंग से क्लियर कर दिया हूँ कि क्लासिफिकेशन की ऑब्जेक्टिव यही होती है कि चीजें जो हम कलेक्ट करके लाए उसको प्रॉपर ग्रुप में डिवाइड किया जा सके, प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सके, ताकि आगे चल के हमारे लिए वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हो, और इंटरप्रिटेशन यानी जो एक प्रॉपर तरीके से रिजल्ट जो हम निकालने वाले हैं एट दी एंड, जो हमारा प्रॉब्लम का रिजल्ट हम निकालने वाले हैं वो बेहतर तरीके से ट्रू एंड फेयर आए। इसी बेसिस पे देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के बारे में दिया गया है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बोलता है डाटा को सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई मतलब जो डाटा कलेक्ट करके लाया गया वो सब कुछ मिला जुला है, पूरा उसमें सारा चीज जो है वो असेंबल्ड होकर के उसको अलग कर रहे हैं, तो इसका सिंप्लीफाई कर रहे हैं। दूसरा, अगर जब हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए अलग अलग कर देंगे तो फिर सर वो बेटर फैसिलिटी हो जाएगा किसके लिए, फैसिलिटी वो एक चीज के लिए कंपैरिजन के लिए वो ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा सर? देखिए मैंने अलग कर दिया, पहले मैंने सर संबलपुर के डेटा अलग कर दिया। मान लीजिए मैंने ओडिशा का डाटा कलेक्शन किया, ओडिशा का, इस ओडिशा में सर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के डाटा मिले हुए हैं, संबलपुर के भी डेटा है, बरगढ़ के भी डेटा है, झारखंड के भी हैं सर, इसके अलावा राउरकेला के भी हैं, इस प्रकार से सुंदरगढ़ के भी हैं।
एंड लाइक दिस ओनली जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इन डिस्ट्रिक्ट की डेटा इसमें सम अप होकर के मिली हुई। जब मैंने डाटा कलेक्शन करने निकला सब सम अप होकर के मिली हुई। अब मैंने इसको क्या किया सर, घर आया बैठा शांति से और वो जो जो मैंने डाटा कलेक्शन किया उसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ। संबलपुर का एक अलग फाइल बना रहा हूँ, बरगढ़ का एक अलग फाइल बना रहा हूँ, झारसुगुड़ा का अलग है, नरगढ़ का अलग है। एंड लाइक वाइज मैं अलग अलग जो फाइल बना रहा हूँ, ये फाइल बनाने का मेन रीजन क्या है, ताकि एट द एंड ये समझ में आए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से कम इन्फॉर्मेशन मिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा बेहतर रिजल्ट आ रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से कम खराब रिजल्ट आ रहा है। तो दीज आर द थिंग्स बिकम मोर इजियर व्हेन यू क्लासिफाई द डाटा, ताकि चीजें कंपेरेबल हो सकती है। दो चीजों के बीच में हम आसानी से क्या कर सकते हैं सर, कंपेयर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है और क्लासिफिकेशन फिर प्रॉपर तरीके से भी होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा क्या बोला मैं? जैसे संबलपुर हो गया, झारसुगुड़ा हो गया, वैसे हम किसकी बात कर रहा हूँ है ना, बरगढ़ हो गया, लाइक दिस ओनली। ये सब जो डेटा है ये सब क्लासिफाई होने के बाद आपको क्लियरली नजर आएगा। एंड फाइनली चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आएगी। दैट्स व्हाई लिखा हुआ देखो, फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग, चीजें समझ में आने लगेगी। फ्यूचर में चल के उसको एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना भी आसान हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि टू अरेंज एंड पुट द डाटा अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टर। जब भी हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं तो वो बात तो मैं प्रीवियसली भी बता दिया कि ग्रुपिंग करने के दौरान सिमिलर नेचर के डेटा को एक ग्रुप में रखा जाता है। सर संबलपुर से रिलेटेड डेटा है तो संबलपुर ग्रुप में रहेगा, वो संबलपुर ग्रुप वाला डेटा बरगढ़ ग्रुप में नहीं जाएगा। मतलब संबलपुर से रिलेटेड है, मतलब संबलपुर एक सिमिलर ग्रुप के रिलेटेड जो जो संबलपुर के अंदर से रिलेटेड है वो सारे लोग संबलपुर ग्रुप में जाएंगे। उसी तरह वैदिक का एक ग्रुप मैंने बनाया, स्कूल वाइज वैदिक का ग्रुप मैंने बनाया है, तो वैदिक का अगर ग्रुप अगर है, ठीक है, तो वैदिक के ग्रुप में सिर्फ वैदिक से रिलेटेड लोगों को ही रखा जाएगा, दूसरे स्कूल के बच्चों को नहीं रखा जाएगा या दूसरे स्कूल की इंफॉर्मेशन को नहीं रखा जाएगा। व्हाट आई मीन टू से दैट कि सिमिलर नेचर के या एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करने वाले का मिला करके एक ग्रुप बनाया जाता है। ठीक है ना? अच्छा, ये समझ में आ गया बेटा? ये पांचों चीजें समझ में आ गई। क्लासिफिकेशन की रीजन क्या है? सब चीजों को सिंप्लीफाई करना, कंपैरिजन के लिए लाइक बनाना, चीजों को समझने में आसानी बनाना, और आगे चल के उस चीज के एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो है थोड़ा बेहतर बन जाएगी, इजी बन जाएगी, आसान बन जाएगी। एंड लाइकवाइज जब भी डेटा हम लोग अरेंज कर रहे हैं, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का जो डेटा है वो हम लोग इसमें लाएंगे। अच्छा, आपने जो डेटा कलेक्शन किया था बेटा, याद कीजिए, डेटा कलेक्शन आपने किया था ना जो क्वेश्चनर के जरिए, याद है कि नहीं? क्वेश्चनर के जरिए डेटा कलेक्शन किया था, आपको याद है? और मैंने आपको देखो जिस दिन आपसे मैंने सवाल पूछा कि किसने कितना डाटा कलेक्शन किया, मैंने आपको एक हिंट के तौर पर मैंने क्या बोला, जो भी जवाब देंगे वो इस बेसिस पे डिवाइड देंगे, जवाब देंगे। जैसे मैंने बोला फैमिली इनकम, तो मैंने क्या बोला था आपको, फैमिली इनकम ग्रुप को मैंने ऐसे नंबर में लिखने बोला था ना। जैसा मान लीजिए बिलो 300 जो थे, मैं बोला था कितने लोग हैं बताइए, बोला था ना, बोला था कि नहीं सर? 300 से 500 खर्चा करने वाले कितने लोग हैं मुझे बताइए, बोला था कि नहीं? यही तो था क्लासिफिकेशन। अरे यही तो था क्लासिफिकेशन। मतलब आपने क्या किया, टोटल डेटा कलेक्ट करके ले आया। अब एट दी एंड आप ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि हमारे कलेक्शन ऑफ डेटा में 300 से कम खर्चा करने वाले लोग कितने हैं, उनका एक अलग ग्रुप। समझ रहे हो? 300 से 500 खर्चा करने वाले कितने लोग हैं, अलग ग्रुप। 500 से अबव खर्चा करने वाले कितने लोग हैं, एक अलग ग्रुप। तो ये जो चीजें थी सर, ये क्लासिफिकेशन थी और वो ऑलरेडी आपने कर लिया। मतलब एक दिमाग में बस खाली आप ये रखना है बेटा, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हम, अपने इसको प्रैक्टिकली भी अपने इसको इंप्लीमेंट करके देख चुके हैं, बस आज उसको चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। सर चैप्टर में करना ही बस यही होता है कि जो कलेक्ट किया गया डाटा है उसको प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करना है, और इसी को अपन बोलते हैं बेटा क्लासिफिकेशन। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? यस सर। पक्का समझ में आ गया? अपन आगे बढ़ सकते हैं? आर यू श्योर? यस सर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये भी कई बार एक मार्क का क्वेश्चन में आ जाता है बेटा, क्योंकि एमसीक्यूज में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जब भी आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो किन किन चीजों की बात हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्या रखेंगे सर? वो जो क्लासिफिकेशन के अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स बोले या एक क्लासिफिकेशन को बेहतर कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में अगर अपन बात करें तो ये सब चीजें जो आपके सामने 6 पॉइंट्स नजर आ रहा है, ये 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहला, जो भी डेटा है वो कंप्रहेंसिव नेचर का होना चाहिए, यानी एक ही डाटा आपको डिटेल में बताने लायक का होना चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, चीजें प्रॉपर तरीके से अरेंज जब आप कर रहे हैं तो उसमें चेंजेस की फ्लेक्सिबिलिटी यानी चेंजेस करने की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए। मैंने एक ऑप्शन हमेशा रहना चाहिए कि भैया जब जरूरत पड़े हम उसमें चेंज कर पाए, ऐसा नहीं कि इसको रिजिड बना दे। ठीक है ना? इसके अलावा उसमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी की भी मतलब लायक की होनी चाहिए।
स्टेबल होना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली होमोजीनियस डाटा होना चाहिए, क्योंकि होमोजिनिटी नहीं होगा तो ग्रुप नहीं बनेगा, ग्रुप नहीं बनेगा तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, बस ये बस थोड़ा सा जानकारी के लिए लुक ओवरलुक कर लीजिएगा, ये उतने तक ही काफी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेहतर अगर ये होता कि अगर आप इससे स्क्रीनशॉट ले लिए होते तो ज़्यादा बेहतर होता, अदरवाइज मैं तो इसका रिकॉर्ड रखा हूँ और मैं इसका रिकॉर्ड आपको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, मैं लिंक रखता हूँ, शेयर कर देता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। चलिए कोई इशू नहीं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो शुरू से अपन डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो क्लासिफिकेशन हम लोग किस टाइप में करें, कितने प्रकार के हो सकता है। तो सर बोलेंगे ये बात तो आप पहले बताए थे शायद हमको, मैं बोला हाँ बता चुका हूँ, अब एक बार फिर से बता रहा हूँ डिटेल में, ठीक है ना। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के बेसिस पे अगर चीजों को डिवाइड किया जाए, कलेक्टेड डाटा को डिवाइड किया जाए तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल नाम ठीक से पढ़ेंगे, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो डाटा आपने कलेक्ट किया उसको आप सेग्रीगेट कर रहे हो, तो इसको अपन बोलेंगे क्या, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है सर, इसके मतलब जो है वो मैं अभी आपको एक एग्जांपल के जरिए भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, पहले ओवरऑल जानकारी लीजिए फिर इसका डिटेल में बताऊंगा। नाम से पता चल रहा है सर ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन मतलब सर ये जो है ना सर, ये ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ये एरिया के बेसिस पे डिवाइड करेगा, डाटा को किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहा है सर, एरिया वाइज, ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहे हैं, है ना। एरिया वाइज अगर डाटा डिवाइड हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे सर, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन या स्पाशियल क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाता है, स्पाशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद ये है आपका क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। और फाइनली है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे अगर डाटा को क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे, ये चीज को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक एक करके, अभी बस खाली हल्के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि भैया क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। सर मोस्ट प्रोबेबली याद रखिएगा बेटा, यही हमारा मेन काम का मुद्दा है, ये हम लोग आने वाले समय में इसको इस्तेमाल करने वाले बहुत ज्यादा, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले, ठीक है। एक एक करके डिस्कशन करेंगे तो हमको ज्यादा आसानी समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आ रहा हूँ बेटा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहीं से ही सारा कहानी आपका क्लियर हो जाएगा। सर क्या कहानी है, सर कहानी ये बोलता है कि यहाँ पर जो भी डाटा का क्लासिफिकेशन हो रहा है तो ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखा है देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा है देखिए, बताइए क्या लिखा है, व्हेन डाटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे यहाँ पर बात की जा रही है तो उसको क्लासिफिकेशन बोल रहा है। और ब्रैकेट में भी लिखा गया है सर ऑन दी बेसिस ऑफ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ऑन दी बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ऑकरेंस, समय के हिसाब से जो जो चीजें हुई है उसका अगर आपने डाटा का क्लासिफिकेशन उसी बेसिस पे कर दिया तो उसको अपन क्या बोलेंगे सर, सर उसको बोलेंगे हम लोग क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये जो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, कितना परपंच जो थ्योरी है सुनने से पहले डायरेक्ट मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ नंबर, अब उसी को देख करके समझ जाएंगे कि सर क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। इतना वर्डिंग दिमाग में और याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। देखिए एक एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया, मैंने एक टोटल पॉपुलेशन काउंट किया है, मतलब पॉपुलेशन की जो भी काउंटिंग हुई थी सर वो 1941 से लेकर के 1991 के बीच का टाइम है। अब ध्यान से देखिएगा, हो सकता है सारा चीज एक जगह पे मर्ज होकर के पड़ा हुआ हो सारा डाटा को, मैंने क्या किया उसको ईयर वाइज डिवाइड कर दिया। ईयर वाइज कैसे डिवाइड कर दिया, अब देखिए 1941 के जो भी डेटा थे उसको मैंने अलग लिख दिया, ये रहा। उसी तरह 1951 के अलग कर दिया, 1961 के अलग कर दिया, 1971 का अलग कर दिया, 1981 का कर दिया। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहां पर कि समय के बेसिस पे डेटा को क्या कर दिया गया है, डिवाइड किया गया, अलग अलग करके टेबल से एक तरीके से बना करके हम लोग क्या करते हैं उसको डिवाइड कर दिया। अब इसको टेबल बोल सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली इसको पहले हम लोग क्या समझेंगे सर, हम समझेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने क्या समझा था सर, टोटल डाटा जो हमने कलेक्ट करके लाया था उस कलेक्ट किए गए डाटा को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कुछ ग्रुप के बेसिस पे, और वो जो ग्रुप होगा
वो अलग अलग मतलब कंसेप्ट के बेसिस पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो जैसे कि समय के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे अगर अपन ने डाटा को डिवाइड किया है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे। ये आपको एग्जांपल समझ में आया या नहीं, ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझ में आया या नहीं? ये हो गया क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेटा समझ में आया या नहीं, मुझे इतना बताइए। यस सर। यस सर। कंफर्म? कंफर्म? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझ में आ गया सर, टाइम के बेसिस पे डिवाइड करके। आपको हो सकता है ऐसे कुछ मिला करके डाटा दे दे और बोलेगा उसको ऐसे डिवाइड करके लिखो, लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। अरे वही सर, ये तो बहुत आसान है सर। ये जो आप बात बोले तो बच्चे लोग, हम लोग को बच्चे टाइम में सिखाया जाता था सर, अलग अलग जैसा सब कुछ मिला करके आपको एक खिलौना दे दिया जाएगा, बोलेगा इसको अलग करो, उसको अलग करो, उसको अलग करो, उसको अलग करो। ये भी उसी प्रकार से सब कुछ मिला करके डाटा दे दिया गया, उसको अलग अलग करना है। अलग अलग मतलब एक एक नेचर की चीज को एक एक जगह पे रखना ताकि उसमें आसानी हो डिस्कशन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज योर ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं सर? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं व्हेन डाटा आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दी एरिया, लोकेशन, रीजन और जोन। ये रहा लोकेशन या रीजन की बात की, लाइक स्टेट वाइज हो गया, सिटीज वाइज हो गया, रीजन वाइज हो गया, जोन वाइज हो गया, एरिया वाइज हो गया। अगर इस बेसिस पे आपने डाटा को कलेक्शन करके डिवाइड किया है तो डिवीजन को अपन क्या बोलेंगे सर? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, स्पाशियल क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्पाशियल क्लासिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछता है कि ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन इज अदरवाइज नोन एज डेप्थ। तो आप क्या बोलेंगे सर वहां पर? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं क्या? स्पाशियल क्लासिफिकेशन। समझ में आ गया क्या बोला मैं? समझ में आ गया क्या बोला मैं सर? थ्योरी चीजें होती है ना सर, जल्दी दिमाग में नहीं घुसती है, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिकली सारा चीजें दिखा रहा हूँ। जैसे ऊपर वाला में दिखाया क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या हुआ सर, नंबर वाइज हमने ईयर वाइज डिवाइड कर दिया, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। अब देखो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन भी उसी में एग्जांपल वाइज समझा देता हूँ, आपको आसानी समझ में आएगा। ये रहा आपके सामने में एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने क्या किया है सर, टोटल इंडिया से मैंने डाटा कलेक्शन किया था रिलेटिंग टू दी फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स के रिलेटेड मैंने डाटा कलेक्शन किया था। अब फूड ग्रेन्स की जो डाटा कलेक्शन है उसको मैंने क्या कर दिया सर, स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया। स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया कि कौन से स्टेट से कितना का फूड ग्रेन्स मैंने कलेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। तो जैसे आंध्र प्रदेश एक स्टेट है, जैसे कि आप जानते हैं, है ना, बिहार हो गया, है ना, कर्नाटका हो गया, पंजाब हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया, दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स। इन स्टेट्स के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया, मतलब इसको किस प्रकार की क्लासिफिकेशन बोली जाएगी सर? स्टेट तो सर एक एरिया होता है, एक रीजन होता है, एक प्लेस होता है, और एरिया, रीजन और प्लेस के बेसिस पे जब भी कोई क्लासिफिकेशन होता है हम उसको क्या बोलते हैं? अब ये पढ़ के आए, क्या बोलते हैं सर? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, वेरी गुड, इसको बोलेंगे अपन बेटा जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। देखो जब अपन प्रैक्टिकली किसी चीज को देखते हैं ना, ज्यादा आसानी से समझ में आता है। थ्योरी क्या है, हम अपने वर्डिंग्स अपने मन से भी लिख सकते हैं, अपने वर्डिंग्स अपने हिसाब से ला सकते हैं, लेकिन चीजें समझना बहुत जरूरी। मैं आपको कोई भी चीजें में क्या बोलता हूँ, रट्टा मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि रट्टा मारोगे तो जिंदगी भर कभी भी सीख नहीं पाओगे। तो यहाँ पर जो बात है कि मैं आपको एक एक तो चीज साइमल्टेनियसली क्यों बताते जा रहा हूँ उसके एग्जाम्पल के साथ, ताकि वो चीजें दिमाग में घुस जाए कि हाँ भाई इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है ना। ये हो गया क्या हमारा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ये हो गया हमारे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। चलो ये हो गया हमारा ज्योग्राफिकल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था सर? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पर हम लोग नॉर्मली किसकी बात करते हैं सर? यहाँ पर कुछ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको काउंट किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव का मतलब ही तो यही होता है ना सर, कि जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, जिसको अपन काउंट कर सकते हैं उसी को अपन क्वांटिटेटिव बोलते हैं सर। यहाँ पर भी वही चीज के बारे में चर्चा की गई है। देखो लिखा गया है कि द कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी मेजर, दैट कैन बी मेजर, जो कैरेक्टरिस्टिक हम मेजर कर सकते हैं उसके बेसिस पे हम यहाँ पर डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल हो गया हाइट, वेट, इनकम, सेल्फ,
प्रॉफिट, ये कोमा एक होगा भैया है, सेल्स अलग है, प्रॉफिट अलग है, प्रोडक्शन। तो दीज कैन बी काउंटेड। हाइट को हम लोग नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेट को नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनकम को नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेल्स को नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रॉफिट, प्रोडक्शन, दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो अगर इन हेड्स के बेसिस पे अगर आपका डिवीजन हो रहा है तो इसको अपन बोलते हैं बेटा क्या, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसका भी एग्जांपल अपन देखेंगे, सीधा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर मैंने क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को पहला जो कॉलम में क्या रखा है सर, वेट। मैं ये बताना चाहता हूँ वेट के बेसिस पे, अच्छा इसको ऐसा ऐसा हुआ होगा, इसमें डेटा कलेक्शन कैसे हुआ होगा बता रहा हूँ। सर जब मैंने डेटा कलेक्शन करने गया था ना, मैं नाप रहा हूँ, वेट नाप रहा हूँ, ठीक है ना, तो सर कुछ लोगों का वेट सर 45 आया, कुछ लोगों का 42 आया, है ना, कुछ लोगों का सर 40 आया, सर कितने लोगों का तो सर 55 भी आया है, कितने लोगों का 71 भी आया है, कुछ भारी भरकम लोग भी मेरे सामने में आए सर, उनका 86 87 भी था, ठीक है। ऐसे करते करते सभी के डाटा कलेक्शन करने के बाद मेरे पास रिकॉर्ड है, अराउंड मान लीजिए 100 लोगों का मैंने डाटा कलेक्शन किया। अब ये 100 लोगों के डाटा का जो मैंने कलेक्शन करके लेके आया था वेट को, अब मैंने क्या कर दिया सर, उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया। मैंने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया। मैंने क्या ग्रुप बनाया सर, अगर 40 से 50 वेट का एक ग्रुप बना दिया, 40 से 50 का वेट का मैंने ग्रुप बना दिया। अब जो लोग ने 40, 45, 42 या 47 या 48 जो भी बोलेंगे, इन सभी को अपन क्या करेंगे, काउंट कर ली और काउंट करके इसके सामने में नंबर लिख दी। जैसे यहाँ पर मैं अगर 60 लिखा हूं, इसका मतलब ये कि 40 से 50 के वेट के जो बच्चे हैं वो कुल मिलाकर के कितने हैं, 60 बच्चे। यानी मैंने टोटल डेटा कलेक्शन किया था 170 बच्चों का। उन 170 बच्चों में 60 बच्चों का जो मेरा वेट है वो 40 से 50 केजी के बीच में है। एंड लाइकवाइज उसी तरह 50 से 60 के बीच में कितने लोग हैं सर, 50 केजी 50 बच्चे हैं। 60 से 70 के बीच में कितने हैं सर, 28 बच्चे हैं। 70 से 80 के बीच में कितने बच्चे हैं सर, 20 बच्चे हैं। एंड फाइनली 80 से 90 के बीच में भी कुछ बच्चे हैं जो कि हैं 12 बच्चे हैं। कुल मिलाकर के 170 लोगों से जब हमने डाटा कलेक्शन किया है उसको हमने इस बेसिस पे डिवाइड कर दिया। तो ये जो क्लासिफिकेशन आपके सामने में नजर आ रहा है सर, इस क्लासिफिकेशन को अपन क्या बोलेंगे सर, इस क्लासिफिकेशन को बोलेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। बिकॉज यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन का जो मेन मुद्दा है वो कौन सा मुद्दा है सर, क्वांटिटेटिव नेचर का एक एक्सप्रेशन। सर क्वांटिटेटिव नेचर का एक्सप्रेशन क्या था सर, जैसा यहाँ पर एक वेट की बात कीजिए, इसी जगह पर मैं बात कर सकता हूँ प्रॉफिट की भी बात कर सकता हूँ सर। प्रॉफिट के अलावा मैं यहाँ पर कोई हाइट की बात कर सकता हूँ, एज की बात कर सकता हूँ। तो इन सभी जगह पर भी ना आप जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो नंबर्स के फॉर्म में यहाँ पर भी होगा, यानी इसका इस साइड में भी नंबर है, अगर देखेंगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड के में भी नंबर है और राइट हैंड साइड में भी इसका जो है वो नंबर ही है। लेकिन लेफ्ट साइड वाला नंबर जो है वो बेसिस है, राइट साइड वाला नंबर जो टोटल कलेक्शन ऑफ डेटा का सेग्रीगेशन। क्लियर है बेटा, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोला मैं, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है, डाटा को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। चलिए Yes, sir. वेरी गुड। फाइनली आते हैं लास्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन था सर, यहाँ पर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर कि हम लोग ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जेंडर की बात कर सकते हैं सर, लिटरेसी की बात कर सकते हैं सर। लिटरेसी ये एक प्रकार की क्या है सर, एक प्रकार का आप बोलेंगे एट्रीब्यूट्स है, जेंडर है, एट्रीब्यूट्स है, मेल फीमेल। सर मेल फीमेल जो है वो नंबर नहीं है, मेल फीमेल को काउंट कर सकते हैं लेकिन मेल फीमेल एक अपने आप में नंबर नहीं है, मेल ही लिखना पड़ेगा, फीमेल ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है सर, देखिए ऊपर में जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो लिखा था वो भी एक नंबर था, राइट साइड में जो लिखा था वो भी एक नंबर था। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या है सर, लेफ्ट साइड में मुझे एक नाम लिखना पड़ेगा और राइट हैंड साइड में उसके नंबर लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे मैं आपको बिना इस पे ज्यादा दिमाग खर्चा किए डायरेक्ट इसका मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, क्या एक टेबल का क्लासिफिकेशन। देखो सबसे पहले बेटा उसने क्लासिफाई किया है दो हेड में, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। सर टोटल कितने लोग एम्प्लॉयड हैं
सर 100 लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं सर, कुल मिलाकर के 180 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ध्यान से सुनना, यानी पहले उसने क्या किया, वो कुल मिलाकर के 280 लोगों का डाटा कलेक्शन किया है। ये डाटा कलेक्शन, इतना का उसने डाटा कलेक्शन किया है। बाद में जब उसने सेग्रीगेट किया तो पता ये चला कि उस 280 में 100 लोग क्या हैं, 100 लोग क्या हैं, सॉरी 100 लोग क्या हैं सर, एम्प्लॉयड हैं। कौन है, 100 लोग क्या हैं, एम्प्लॉयड हैं। और 180 लोग क्या हैं सर, सर ये लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, पहले उसने क्या किया सर, 280 लोगों को उसने एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर उसने क्या किया है सर, एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर में फिर ये देखने की कोशिश कर रहा है कि एम्प्लॉयड जो हैं वो कितने एजुकेटेड हैं या कितना अनएजुकेटेड है। ठीक है, एक मिनट। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो मैंने आपको बात की 100 लोगों की, ये 100 लोग जो है ना 40 प्लस 60 है, 40 प्लस 60। अच्छा 40 प्लस 60 जो है 100 तो टोटल एम्प्लॉयड है, लेकिन उस एम्प्लॉयड में भी मैंने सब डिवीजन कर दिया एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। मतलब 100 लोग जो एम्प्लॉयड है उसमें 40 लोग हैं एजुकेटेड, 60 लोग हैं अनएजुकेटेड। देखो एजुकेशन के बेसिस पे मैंने उसको डिवाइड कर दिया, लिटरेसी के बेसिस पे बोल सकते हैं। सिमिलरली जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उसमें भी फिर डिवीजन है, किस बेसिस पे सर, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में। देखिए अनएम्प्लॉयड में 110 लोग एजुकेटेड हैं और 70 लोग अनएजुकेटेड हैं। अच्छा बेटा, ये सब टेबल में डिवाइड करने के बाद देखो एक चीज आपको बहुत आसानी से नजर आ रहा होगा, बहुत ही आसानी से नजर आ रहा होगा। आप एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, मतलब इसको देख करके आपको ये समझ में आ गया कि मतलब मैक्सिमम एजुकेटेड लोग अनएम्प्लॉयड हैं। देखो ये डिवीजन करने के बाद आप इस टेबल को ध्यान से देखो, आपको चीजें समझ में आने लगेगी। सर इसको देख करके ना सर चीजें बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जा रही है, और इसके साथ हमको ये भी समझ में आ जा रहा है कि आगे चल के इसका क्या हमको नतीजा मिलने वाला है। इस टेबल का डेटा को देखते हुए मुझे समझ में आ गया कि सर जो एरिया में मैं डेटा कलेक्शन किया हूँ वहां लोग अनएम्प्लॉयड तो हैं, ठीक है, नो इशू, अनएम्प्लॉयड हैं, ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है, 280 में से 180 लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, नो इशू। लेकिन सर उसमें जो एक सबसे बड़ी बात यह है कि अनएम्प्लॉयड जो है वो एजुकेटेड लोग भी अनएम्प्लॉयड है, यानी 110 लोग जो कि एजुकेटेड लोग हैं वो लोग भी अनएम्प्लॉयड हैं। यानी देखो अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा हमारे देश में बढ़ा हुआ है, और एजुकेशन के बाद भी कैसे हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, ये इस टेबल से खास तौर पर देख करके पता चल जाता है। बेटा समझ में आया ये कि नहीं, मैं जो आपको ये बात बताने की कोशिश किया ये आपको समझ में आया या नहीं? बेटा ये बात समझ में आया या नहीं, मुझे इतना कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म, आर यू श्योर? यस सर। कंफर्म बेटा। चलिए, तो बेटा आज का जो मेन मेरा मुद्दा यही था कि क्लासिफिकेशन की डिवीजन आपको पढ़ाना। 4 प्रकार के डिवीजन मैंने पढ़ाया, एक एक बार रिवीजन कर रहे हैं। 4 प्रकार के डिवीजन पढ़ाया। सबसे पहला डिवीजन मैंने क्या बोला सर, सबसे पहले टाइम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ाया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं अपन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा बात क्या बोला मैंने, दूसरा मैंने बोला एरिया वाइज क्लासिफिकेशन, जिसको अपन बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा वर्ड हमने क्या बोला सर, अकॉर्डिंग टू दी क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन से इस्तेमाल होने वाला कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर क्लासिफिकेशन करें, जैसा हाइट हो गया, वेट हो गया, प्रॉफिट हो गया, सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, जिस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, उसको अपन बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। और एट द एंड हमने क्या डिस्कशन किया सर, एट द एंड हमने एक डिस्कशन किया कि अगर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कुछ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हो तो हम उसको क्या बोलेंगे सर, हम उसको बोलेंगे क्या, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। 4 चीज समझ में आ गई बेटा, एक बार फिर से ओवरलुक करवा दे रहा हूं आप लोग, 4 चीज समझ में आ गई होगी। यहीं से हमने डिस्कशन किया था, ये देखिए 4 प्रकार की चीजें जो कि ऑलरेडी समझ में आ गई होगी। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है सर, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एरिया। सर क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन के बेसिस पर अगर क्लासिफाई करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, तो अपन क्या बोलते हैं सर, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको अपन बोलेंगे क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स।
ठीक है। एंड फाइनली आपका आएगा सर नेक्स्ट में क्या आ रहा है सर, नेक्स्ट नंबर में आ रहा है सर क्वालिटेटिव, जिसमें हम लोग एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, बस एक हिंट के तौर पर बता दे रहा हूँ, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें सिस्टम में थोड़ा सा इशू रह रहा है, कोई इशू नहीं, मैं एक बार आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग सर टाइम की बेसिस पे किए सर क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर हमने सर एरिया वाइज डिवाइड किया, ये तो एरिया स्टेट वाइज था इसलिए ये भी एक प्रकार का ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन आएगा। देन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे मैंने वेट का डाटा लिया था, तो ये हो गया मेरा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। एंड फाइनली लास्ट में हमने सर एक क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ सर एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, जेंडर, इस बेसिस पे भी हम लोग यहाँ पे डाटा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.